7 साल का स्टूडेंट, और अभी आरसीएम में फाउंडर स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं इस बिजनेस के प्राण गीत के साथ, जो आदरणीय, अनुकरणीय, हम सबके इस बिजनेस के एमडी श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के जो वचन, जो शब्द, जो भावना है, उस पूरी भावना को हमें इस प्राण गीत के माध्यम से समझने को मिलेगा कि ये किस सोच के ऊपर इस सिस्टम का जो है डिजाइन किया गया है, किस तरह से इस सिस्टम को शुरू किया गया है। तो प्राण गीत के एक एक शब्द को आप जितने भी साथी अभी ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे साथी अभी जूम के इस लिंक पे है, तो मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा कि प्राण गीत के एक एक शब्द को आप अपने अंदर जाने दें, ताकि इस सिस्टम की जो सोच है, इस सिस्टम की जो भावना है, वो आपको पता चल पाए। तो मैं राहुल सर से गुजारिश करूंगा, सर आप प्राण गीत शुरू करें, ताकि सभी साथी प्राण गीत के एक एक शब्द को ठीक तरीके से सुन पाए और उसके ऊपर उस मैसेज को सुन पाए जो टीसी सर पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोगों को देना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं। तो प्राण गीत शुरू किया जाए। ताकि हम प्राण, यस सर। राहुल सर आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है। हर हर जन हो सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, जन स्वावलंबी बन जाए सब। आहा आहा जय आरसीएम, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। इन वचनों को, इन शब्दों को अगर हम हमारे जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पे इस जीवन की जंग को हम जीत जाएंगे, इस जीवन में हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो आज उस सारी प्लानिंग को लेके आज एक विशेष प्रोग्राम आप सभी साथियों के साथ है। मैं स्वागत करता हूं पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए लोगों का, क्योंकि हम किसी एक स्टेट का नाम लेंगे तो शायद कोई स्टेट रह जाए, लेकिन मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे पूरे भारतवर्ष से हमारी टीम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी जूम पे हैं वो सभी साथी अपना वीडियो ऑन रखेंगे, पेन डायरी के साथ बैठेंगे, प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठेंगे, पूरे की पूरी आज की मीटिंग को के अंदर लास्ट तक बने रहेंगे, बीच में क्विट नहीं करेंगे।
और जितने भी साथी अभी जूम पे नहीं आ पा रहे वो तुरंत प्रभाव से यूट्यूब पे पहुंच जाएं। यूट्यूब का लिंक आपको अभी डाल दिया गया है, आपके सभी ग्रुपों में आ चुका है। और आपके जितने भी साथी हैं आप 1-2 मिनट के अंदर तुरंत उनको कॉल कीजिए और बड़ी से बड़ी संख्या यूट्यूब पे लेके आइए, ताकि हम आज के प्रोग्राम में से हजारों लोगों के जीवन को बदल सकें। क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले 20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी भारतवर्ष के डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने खड़ा किया है। वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा, आप जहां भी बैठे हैं सर, उनके मान सम्मान के लिए, क्योंकि यह ताली आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बजाएंगे। आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर हमारे बीच के अंदर आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आप जहां भी एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं और उनका वेलकम करें। स्वागत है सर आपका। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मुंबई महाराष्ट्र की धरती से एक जांबाज लीडर, एक ऐसे साथी जिम्मेवारी लेके जो इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 7 सालों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। आरसी बिजनेस के अंदर हजारों लोगों के जीवन को बदला है। मुंबई महाराष्ट्र के शेर, आप सबकी जोरदार ताली के बीच में वार्म वेलकम करने जा रहे हैं आदरणीय मिस्टर राहुल कामले सर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। वेलकम सर। वेलकम थैंक यू सर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल सर। Thank you, आवाज sir। ठीक से आ रही है सर? बहुत बढ़िया सर, दिल के पार जा रही है। जी जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सभी हिंदुस्तान से जुड़े हुए सभी डायरेक्ट सेलर, न्यू गेस्ट और हमारे बीच में डायमंड लीडर आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर जी का हम वार्म वेलकम करते हैं। आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, तालियों के साथ, वो लेके साथ आप जहां भी बैठे पूरे प्रसन्नचित होकर सर का वार्म वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हरपाल सर। मेरे पास आज एक ड्यूटी है, लेकिन सबसे पहले मैं आदरणीय वत्स साहब जी को बुलाने के पहले मुझे जो ड्यूटी दी गई है कि इस बिजनेस का शानदार प्लान, जिस प्लान के माध्यम से आज हमारे बीच में जो चीफ स्पीकर है, इसी प्लान के वजह से वो डायमंड लेवल पे पहुंचे हैं। महीने की लाखों रुपए की इनकम है। आज अगर उनकी बात अगर उनके बारे में अगर जितना हम बोले जाए उतना कम है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस प्लान की ताकत से हम भी डायमंड पहुंच सकते हैं। राहुल जी आवाज। जी सर आवाज आ रही है? यस सर, ओके, अभी ओके। राहुल सर आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। जी अभी आ रही है सर? हाँ बिल्कुल ओके सर। ओके ओके थैंक यू। तो मैं आपके बीच में प्लान प्रेजेंटेशन करने के पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम राहुल कामले है। मुंबई महाराष्ट्र से इस बिजनेस को सीख रहा हूं, कर रहा हूं, जी रहा हूं। और इस बिजनेस के आने के पहले मैं एक बैंक के अंदर एक छोटा सा जॉब करता था। 6,500 रुपए की सैलरी मुझे आती थी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आया, बिजनेस के संगत में आया, मीटिंग प्रोग्राम को सुना, मैंने एक अपना टारगेट ले लिया, मिशन बना लिया कि मैं इस बिजनेस को एज अ करियर करूंगा और इस बिजनेस के अंदर चलना शुरू कर दिया। मैं इस बिजनेस में 6,500 रुपए से सफर शुरू कर दिया और आज मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहां पे कई लोगों का ड्रीम बन रहता है कि हम भी इस लेवल के ऊपर आए। मैं आज स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ और लगभग 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख रुपए की इनकम मुझे हर प्रति महीना आती है। तो 6,500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति महीने के इनकम पे लेकर जाने के लिए मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं थी। बस इस सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को इस बड़े लेवल पे लेकर जा सकती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 2 लाख रुपए प्रति महीने इनकम पे लेकर जाने के लिए मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे लगभग 1 करोड़ प्लस का टर्नओवर जाता है। और इस टर्नओवर के अंदर मेरे सभी अपलाइन, सभी गुरुदेव का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं रूपराम सर जी की बात करूं, राधे श्याम सुतार जी की बात करूं, मनोज बजाज सर जी की बात करूं, हमारे जो आइडल है जय नारायण कुकना सर जो हमारे कोर लीडर में आते हैं, महावीर सारंग जी जिन्होंने हमें इस पूरे सिस्टम के अंदर उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया। और आज हम बहुत लकी है कि हमारी पूरी टीम
बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है और आगे बढ़ रही है। बस मैं आपके सामने मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आज हमारे देश के अंदर लाखों लोग टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं। ऐसे लाखों लोगों की संख्या है, लीडरों की संख्या है जो प्रति महीना 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। वही मार्केटिंग प्लान जो आपके सामने मैं तुरंत प्रभाव से आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस कंपनी का जो प्रोफाइल है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान से आती है और ये प्योर भारतीय कंपनी है। सन 1977 से टेक्सटाइल उद्योग के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती थी और मैं आपको बताऊं 2000 में, सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम ने अपना पहला कदम रखा और आरसीएम नाम से, आरसीएम ब्रांड से इसकी शुरुआत हो गई। 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ आरसीएम का हेडक्वार्टर आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज के तारीख में 4.5 लाख स्क्वायर फुट से क्षेत्रफल में फैला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे पास है। इस कंपनी के पास लगभग अभी तक 500 प्लस के प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। साथ में 12,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है। वंडर वर्ल्ड क्विक और पिकअप सेंटर जिसके नाम से हमें जानते हैं। लगभग 170 से ज्यादा डेपो है कंपनी के ऑथराइज। आज अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे आदरणीय चेयरमैन एमडी आदरणीय श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, एक बार दिल खोलकर इनके लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहां पे एक आम व्यक्ति खास बन सकता है, जहां पे एक गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है, और ऐसी व्यवस्था जहां पे अपने जीवन को सुंदर और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। बहुत बहुत हम लकी है कि हमारे मार्गदर्शन में, हमारे गुरु में आदरणीय टीसी छाबड़ा सर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे एमडी है और हमें बहुत बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम अच्छे सिस्टम के अंदर है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर, हम सारे के सारे ग्राहक है। जब इस बिजनेस के अंदर आने के पहले हम एज अ कंज्यूमर होते हैं, लेकिन जैसे इस बिजनेस के अंदर हम एंटर होते हैं हमारी केवाईसी ओके होती है और हमें एक अलग नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कस्टमर है और ग्राहक जो है ये जन्म से लेकर मरण तक ये ग्राहक ही रहता है। ये दुनिया को बहुत ज्यादा टर्नओवर और बिजनेस देकर जाता है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो अपनी ताकत को समझ जाए तो ये कस्टमर एक आम इंसान नहीं रहेगा कि खास बन सकता है। बस उसको एक व्यवस्था के अंदर आना बहुत जरूरी है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर आने के पहले हम कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेतीदारी कर रहे हैं, और इसके पीछे एक ही काम, एक ही वजह है। हम ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। सारे के सारे साथी जो है ये पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हम पैसा कमाते हैं तो ये सारा का सारा पैसा हमारे बैंक के अंदर बैलेंस नहीं रहता। हमारी जरूरत के जितने भी खर्चे होते हैं उस खर्चों के लिए हम सामान जो खरीदी करते हैं उस सामान के ऊपर हमारे सारे खर्चे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लाइफ के अंदर जो लाइफ सर्कल है कि हम काम करते हैं, काम करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी काम से जो हमें पैसा मिलता है उस पैसे कमाने के बाद वो पैसा हम खर्च करते हैं। ये जिंदगी भर लाइफस्टाइल चलती रहती है, साइकिल चलता रहता है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक शॉप होता है जिसको कहते हैं XYZ शॉप, और मार्केट के अंदर अगर हम हर महीने की अगर बात करें तो हम हर महीना कम से कम 3,000 से लेकर 5,000 रुपए के हमारे जरूरत के सामान हम परचेस करते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो आरसीएम में भी हमें कोई अलग काम करना नहीं है। जो काम हम मार्केट में कर रहे थे वही अगर हमने आरसीएम में करना शुरू कर दिए तो मुझे लगता है सर स्क्रीन आ गई क्या? ओके, यस सर, स्क्रीन आ गई। जो काम हम मार्केट के अंदर 3,000 से 5,000 की खरीदारी करते वही अगर हम आरसीएम में करना शुरू करते तो सीधा 1,000 से अधिक की हमारी बचत हो जाती है। और मुझे लगता है इस बचत को अगर हम सालाना अगर इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग 12,000 की बचत आज किसी ना किसी में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर XYZ के अंदर जा रही थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो आज ये मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं, बिक्री हम नहीं कर पाते, बचत नहीं कर पाते, इनकम नहीं कर पाते। यानी मार्केट के अंदर हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, मार्केट के अंदर हम सेलिंग नहीं कर पाते, मार्केट के अंदर हम सेविंग नहीं कर पाते, और मार्केट के अंदर हमें अर्निंग
नहीं आ पाता इस ट्रेडिशनल मार्केट से। लेकिन आरसीएम के अंदर जैसे हम आते हैं, हम यहाँ पे हमारी खरीदारी भी कर लेते हैं, हम सेलिंग भी कर लेते हैं, हम बचत भी कर लेते हैं, और साथ में हमें जो इनकम मिलता है, ये बहुत बड़ा रोल इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए मिलता है। ये आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से चलती है। डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है, जो नया तरीका है, इसको समझना और इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो कोई भी कंपनी जो है अपनी जरूरत के सामान बनाती है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मिडल मैन का इस्तेमाल करती है, एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है। कंपनी माल बनाती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कि हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमने वो प्रोडक्ट लाया है, फिर बिचौली के माध्यम से हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी डायरेक्ट सेलर बनाती है, यानी कस्टमर को डायरेक्ट सेलर बनाती है, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से डेपो आरसीएम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हमें प्रोडक्ट हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसी को कहते हैं आरसीएम बिजनेस। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बात बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक ये बेस्ट क्वालिटी के, इंटरनेशनल क्वालिटी के बने हुए, बेस्ट क्वालिटी यानी वर्ल्ड के टॉप क्वालिटी हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। साथ में ये वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हेल्थ फ्रेंडली है। किसी भी प्रकार के नुकसान ये हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़े से 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम के अंदर मार्केट की अगर तुलना के अंदर मैं बताऊं तो यहाँ पे 100% शाकाहारी प्रोडक्ट मिलते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। मार्केट के अंदर मिलावट का जहर चल रहा है। मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट मिलते, मार्केट में मन चाहे प्रोडक्ट कीमत के ऊपर बेचे जाते हैं। यहाँ पे आरसीएम में मार्केट से सस्ते मिलते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। मार्केट के अंदर 30 दिन की मनी बैक गारंटी नहीं है, आरसीएम के अंदर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। मार्केट के अंदर एमआरपी के ऊपर बेचा जाता है, आरसीएम के अंदर एमआरपी से भी कम बेचा जाता है। मार्केट में खरीदारी से इनकम नहीं आती है, आरसीएम के अंदर खरीदारी से इनकम आती है। मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का हमें बिल नहीं दिया जाता है कंप्यूटराइज, लेकिन आरसीएम के अंदर आपके नाम से बिल दिया जाता है, जिसके वजह से टैक्स हम पेड करते हैं गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। यहाँ पे आरसीएम के माध्यम से बहुत सारा रोजगार हम तैयार कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बेकारी, बेरोजगारी और लाचारी है, यानी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस के अंदर मात्र 1000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आप इसके अंदर केवाईसी दे सकते हैं, और केवाईसी जैसे ही आप ओके होती है, आप 1000 से ज्यादा की ज्यादा कितनी भी परचेसिंग कर सकते हैं, कितने भी सेलिंग कर सकते हैं। इससे हमें इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाने का बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिलता है, बहुत अच्छा रोजगार बनाने का और रोजगार देने का भी मौका मिलता है। साथ में इस बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी इनकम के ऊपर भी हम जा सकते हैं, अगर एज अ करियर इस बिजनेस को लेते हैं। आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर है। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस बिजनेस के अंदर उन्होंने एक ऐसा लेवल प्राप्त किया है जहां पे लाखों करोड़ों लोगों का एक सपना होता है कि डायमंड जैसी जिंदगी जिए। आज उनके पास पैसा है, समय है, सुरक्षा है, और बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी शख्सियत है, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि चार्ट विद सुरेंद्र वत्स चैनल के माध्यम से मैं उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हूं, और मुझे काफी उनके साथ नजदीक रहने का मौका मिला है। बहुत सारे उनके काउंसलिंग मीटिंग के अंदर संगत मिली है, जिसके वजह से मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि वत्स सर एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी है। अगर उनके संगत में अगर हम आते, उनके नॉलेज को अगर हम ग्रहण करना शुरू कर देते, तो गारंटी के साथ हम यहाँ पे जितने भी साथी उनको सुनेंगे, वो इस मीटिंग के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, और हम डायमंड लेवल पे जा सकते हैं। अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं तुरंत प्रभाव से मेरे स्पॉन्सर, मेरे मेंटर, मेरे हम सफर, मेरे दोस्त आदरणीय राधेश्याम सुतार जी, जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर इस बिजनेस को लेकर आए और आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, उनकी संगत के वजह से। और आज वो हमारे अपलाइन में आते हैं जोरदार ताली के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। आदरणीय राधेश्याम सुतार जी को मैं इनवाइट करता हूं आपकी जोरदार ताली से। वेलकम राधेश्याम सुतार सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल भाई, आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर।
यस सर, थैंक यू हरपाल जी। और राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल जी आपने स्टार्टअप बहुत जोरदार किया, राहुल भाई आपने बहुत शानदार डिटेल में प्लान लिया। और आज आप सभी साथियों का इस डायमंड मिलन समारोह में आपका बहुत 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 स्वागत है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं हिंदुस्तान के पहले डायमंड एजुकेशन की वो खान, जिनको सिर्फ ना केवल आरसीएम बिजनेस के लीडर्स, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी कंपनियों के सभी लोग, सभी लीडर्स, ना केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लोग बल्कि भारत सरकार के भी कई लोग उनको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, अपना अनुकरणीय और आदरणीय मानते हैं। ऐसे शख्सियत आज अपने बीच में मौजूद है और उनका मेरे जीवन पे एक्चुअली बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके साथ। और थोड़ी सी बात अगर बताऊं तो वत्स साहब आपसे लगभग पेंडेमिक से पहले रतनगढ़ में हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय हमारी मीटिंग थी करीब 3 बजे। तो हमारा नियम ये रहता है कि 3 बजे की मीटिंग है तो उसको हम करीब करीब 4 बजे या 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट करते हैं। तो वत्स साहब ने 10 मिनट पहले मेरे को कॉल किया और मेरे को बोले सर मैं हॉल में आ रहा हूँ। मैंने कहा सर 3 बजे का तो टाइम है, 3:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। बोले नहीं सर 3 बजे का मतलब 3 बजे। मैंने कहा सर इसको 3:15 बजे कर दें। बोले नहीं नहीं राधे भाई 3 बजे का मतलब 3 बजे। तो उस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वत्स साहब ने एक एग्जाम्पल मेरे को दिया कि आपको बीकानेर से जयपुर जाना है और आप बस स्टैंड पर जाते हैं और 2 बसें वहां पर खड़ी है। एक वो बस है जो राइट टाइम चलती है, राइट टाइम छोड़ती है, और दूसरी वो बस है जो पूरी भरने के बाद चलती है। आप कौन सी बस में जाना पसंद करोगे? मैंने कहा सर डेफिनेटली हम उसी बस में जाना पसंद करेंगे जो बिल्कुल राइट टाइम चलती है और राइट टाइम छोड़ती है। तो उस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद से सर मेरी जितनी पर्सनल मीटिंग रही है जिसमें मैं अवेलेबल हूँ वो सर 8 बजे का टाइम था, तो हमने 8 बजे आज भी स्टार्ट किया। और जितनी सारी मीटिंग है वो सर आपके उस बात का अनुसरण करते हुए राइट टाइम स्टार्ट करते हैं। आज भी 8 बजे स्टार्ट हुआ। सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीख के हम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेंगे। और 2 साथी हैं सर अपने बीच में, मेरे सीनियर साथी। अभी सुखजिंदर जी लिंक फुल होने की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। मिस्टर रूपराम रिवाड़िया जी और मिस्टर मनोज बजाज जी, 2 साथियों का एक छोटा सा आधे से 1 मिनट का परिचय का मैसेज। ओवर टू वेलकम सर मिस्टर रूपराम रिवाड़िया जी, रूबी फ्रॉम श्रीगंगानगर राजस्थान। थैंक यू सो मच राधेश्याम सर। आज मेरा परिचय देने का वक्त नहीं है, क्योंकि आज हम सब लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं वत्स साहब से बड़ा प्रभावित होता हूं, क्योंकि उन्होंने ना केवल आरसीएम बिजनेस के अंदर डायमंड लेवल हासिल किया है, ना केवल वो लाखों रुपए की इनकम लेते हैं, बल्कि आज की तारीख में इस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए वो चैट विद सुरेंद्र वत्स जैसा एक ऐसा पॉपुलर चैनल चलाते हैं जिसको ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। आज से बातचीत करने का वक्त नहीं है सर। आज वत्स साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और हम तो चाहेंगे कि आज वो ज्ञान की गंगा हमारी टीम के अंदर इस तरह से बहा करके जाएं कि ये टीम गदगद हो जाए और आने वाले समय में हम लोग आज वाली इस मीटिंग का मिसाल दें कि वत्स साहब ने हमें एक टाइम दिया था पैंडेमिक दौर के दौरान, और उसी टाइम की वजह से हमारी टीम के इतने सारे लीडर तैयार हुए, इतने सारे लोगों का डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के विजन क्लियर हुआ कि आज वो सारे के सारे लोग वत्स साहब जैसे लेवल, डायमंड लेवल पे हैं। तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस वत्स साहब का दिल से शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू राधेश्याम। थैंक यू रूपराम भाई। और इसी कड़ी में हम सबके सीनियर साथी, मेरी स्पॉन्सर, मेरी अपलाइन, जिन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, उंगली पकड़ के हमारे साथ उस समय बिजनेस शुरू किया जब कोई हमारी बात को मानते ही नहीं था। और कहते हैं कि वत्स साहब हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में सारे लोग आपको नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, आपकी अपलाइन ही वो चीज होती है जो हर समय आपको बोलती है कि शाबाश मेरे शेर तुम कर सकते हो। ये बात वो हमेशा बोलते गए, हम आगे बढ़ते गए और आज हम आपके बीच में। मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मेरे गुरु मिस्टर मनोज जी बजाज सर को। वेलकम सर। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुदेव वत्स साहब आपको। वत्स साहब के बारे में सर मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि सर ने जो आज तक करके बताया पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत में सर का नाम है। और सर की सादगी से और सर की पर्सनैलिटी से मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूँ। और साहब जब भी मिलते थे मुझे, जब कभी नाम से बुलाते तो मैं बड़ा हैरान हो जाता था कि सर का इतना बड़ा लेवल, और देखिए कितनी विनम्रता से मेरे जैसे एक छोटे से लेवल के व्यक्ति को भी प्यार से बुलाते हैं। और अगर सर की और खासियत बताऊं तो चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से मुझे भी सर के सानिध्य में सीखने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारी चीजें सर ने मेरे को सिखाई हैं। मैं सर की पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हूँ। और आज अगर बात करें गाइडलाइन की, तो भारत के अंदर जो गाइडलाइन आई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर रोल जाता है हमारे आरसिंह की तरफ से, तो हम सबके बीच में हमारे डायमंड वत्स साहब हैं। और सर मैं हमारे बीच में हमारे सबके मिलके 42 टेक्निकल चीफ रवि सर हमारे बीच में हैं।
और हम लोगों ने अभी एक नाम दिया है सर हमारे पूरी टीम को, WTC राहुल जी के माध्यम से, राधेश्याम रूपराम जी हम सब मिलकर कर रहे हैं सर। आने वाले समय में सर हम भी प्रयास करेंगे, हमारा WTC के माध्यम से चैनल आएगा सर, आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडलाइन से आगे बढ़ेंगे। और सर आज जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर डायरी पेन है, क्योंकि सर मैंने जीवन में सर की एक बात सीखी थी, जो बताया जाता है वो कभी याद नहीं रहता, जो लिखते हैं वो हमेशा याद रहता है। तो अगर आपको कुछ बातें भी सर की याद रह गई तो निश्चित रूप से आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए आज आप शामिल हुए इस वेबिनार में। तो मैं सबको साथ लेते हुए एक बार फिर से ओवर टू राधेश्याम जी, हम सर का वेलकम करेंगे। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू sir. गुरुदेव बजाज साहब। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो जहां भी हो एक जगह पर बैठ के मीटिंग अटेंड करें। वत्स साहब आपका क्रेज कितना है हमारी टीम में कि सर 500 लोगों का स्लॉट हमने 5 मिनट में फुल कर लिया। उसके बाद सर यूट्यूब पर करीब करीब 1000 से ज्यादा साथी यूट्यूब पर लाइव है। और सभी साथियों को के बीच में मैं गुरुदेव को बुलाने के लिए एक छोटा सा सर प्रमोशनल वीडियो है जो हमने कहीं से चुराया है सर, और वो आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा ताकि सब लोगों को पता चले कि हम जिस शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं वो किस टाइप की शख्सियत है, क्या ओहदा रखते हैं वो हिंदुस्तान में। मैंने तो सुरेंद्र वंश जी की जय हो, जय हो, जय हो। राधे सर ये प्ले नहीं हो पा रहे हैं। जैसा सब कुछ नेटवर्क का इशू रहेगा। ओके सर, यस सर, ओके थैंक यू सर। कुछ हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। और सभी साथियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय और अनुकरणीय गुरुदेव श्री सुरेंद्र वत्स साहब को। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा फैमिली सहित मीटिंग अटेंड करें और डायरी पेन लेके भी, जैसे बजाज साहब ने कहा कि लिख के आज जितने भी सर शब्द बताएं वो सारे के सारे जीवन में उतारने हैं। और आज का यह दिन 26 मई 2021 जब भी हम आरसी में बड़े लेवल पे होंगे, आज का दिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। हार्टली वेलकम गुरुदेव श्री सुरेंद्र जी वत्स द डायमंड सर, आपका बहुत 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 स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ में बातचीत कर रहे हैं और आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम लोग फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं और हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ही बड़ा बिजनेस बढ़ता है। और इसलिए राधेश्याम जी हिंदुस्तान के फास्टेस्ट लीडर्स में से एक हैं, फास्ट अचीवर्स में से एक हैं। आपने कहा कि आज डायमंड मिलन समारोह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने भी लोग आज यहाँ पे मिल रहे हैं तो हम सब लोग डायमंड हैं। बस फर्क ये है कि एक ऑलरेडी ऐसे डायमंड है जिनके पास में कंपनी ने डायमंड का पिन दे दिया है, और बाकी ऐसे डायमंड हैं जो भविष्य के डायमंड हैं, जिन्होंने जाना तो डायमंड है, बस वो फिजिकल पिन उनको मिलना बाकी है। और ये शब्द सरस्वती माता ने आपके मुख से निकलवाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं जो लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वो तब तक इस बिजनेस को करेंगे कि जब तक वो डायमंड नहीं बन जाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं देख रहा था कितने बड़े बड़े अचीवर्स आज हमारे बीच में हैं। मैं देख पा रहा हूँ रूपराम जी रेवाड़िया जो ऑलरेडी इतना बड़ा लेवल है उनका, रूबी का लेवल पे हैं। मनोज बजाज जी जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत एथिक्स के साथ काम करने में उनका हिंदुस्तान में नाम जाना जाता है। राहुल कामले एनर्जी का पर्यायवाची हैं, आरसीएम बिजनेस में नई नई क्रिएशंस करते रहते हैं। हरपाल सिंह जी ने बहुत शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करवाया। तो इतने बड़े बड़े अचीवर्स आज की मीटिंग में हैं, इतने सारे टेक्निकल अचीवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकेत है कि
आप एजुकेशन को महत्व देते हैं और एजुकेशन के साथ साथ आप सिस्टम को बहुत महत्व देते हैं कि अगर आपके द्वारा सिस्टम के द्वारा WTC के द्वारा कोई मीटिंग की जाती है तो उस मीटिंग में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप में ये बता रहा है कि आप का टीम वर्क बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में क्षेत्र कोई भी हो, टीमें वही अच्छा प्रदर्शन करती हैं जहां टीम वर्क होता है, सब लोग टीम की भावना के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये संकेत बहुत साफ है कि बहुत अच्छा टीम वर्क आप सब लोगों का है। और मेरी बातचीत हो रही थी राधे श्याम जी से और मुझे मालूम चला उसमें विनीत सक्सेना जी का आज जन्म दिवस है और उन्होंने एक पुरानी याद भी मेरे साथ में ताज़ा की कि कोल्हापुर में जब मेरी मीटिंग थी तो वापसी की ट्रेन में हम लोग लेट हो गए थे और मुझे अच्छे से याद है कोल्हापुर की वो मीटिंग। मुंबई से मैं जाते समय हेलीकॉप्टर से हम लोग गए थे, बहुत छोटा सा हेलीकॉप्टर था, शायद मेरी लाइफ का वो सबसे कम पैसेंजर वाला हेलीकॉप्टर था और कुछ समय के लिए कोल्हापुर में फ्लाइट चलती थी, उसके बाद में बंद हो गई शायद। और बहुत अच्छी मीटिंग रही थी, इवनिंग की मीटिंग थी और बहुत एक्साइटमेंट के साथ में वहाँ पे बातचीत हुई और निकलते निकलते लोगों का प्यार इतना था महाराष्ट्र के लोगों का कि हम लोग लेट हो गए थे और स्टेशन पे जाते जाते थोड़ा विलम्ब हो गया था। तो सक्सेना जी उस समय वहाँ पे इंचार्ज थे रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने हेल्प किया और बहुत अच्छे से वेलकम किया और आज वो एक बहुत अच्छे पद पे हैं। उसके बाद में अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करते हैं, आरसीएम बिजनेस में उनकी फैमिली काम कर रही है। सो विनीत सक्सेना जी का आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले हम सब लोग मिलके सक्सेना जी को हम लोग तालियां बजा के हम लोग उनको बधाई दे सकते हैं एक्चुअली, और आप उनके प्रति भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उनके साथ में उनकी कुछ यादें आपकी हैं तो उन यादों का आप ताज़ा कर सकते हैं। और देखिए, मैं विनीत सक्सेना जी के जन्मदिन के माध्यम से आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, आप आरसीएम बिजनेस में हैं, आप एक लीडर के रूप में हैं, आपने कुछ लोगों की एक टीम बना ली है और आने वाले समय में ये टीम हजारों लाखों लोगों की टीम होने वाली है। तो आपका जो जीवन है अब एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका जीवन बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने लग गया है। आपके काम से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, आपके अचीवमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो अब आपको अपने जीवन के प्रति और ज्यादा गंभीर होना चाहिए और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए और अपना और ज्यादा ख्याल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आपके जीवन से बहुत सारे लोगों के जीवन पे फर्क पड़ता है। तो विनीत सक्सेना जी, आपका जीवन अब आपका जीवन नहीं रहा है, ये बहुत सारे लोगों का जीवन बन गया है। तो थोड़ा सा केयरिंग रखिए, आप अपने आप पे और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो पूरी WTC टीम की तरफ से और मेरी तरफ से विशेष आभार आपको, और मैं कृतज्ञ हूँ उस घटना का जो कोल्हापुर में हमारे साथ में हुई थी और आपने मुझे सपोर्ट किया था। सो एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू यू विनीश जी। जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। आपने आज ऐसा बोल के हमारा पूरा दिन बना दिया और ये जीवन में सबसे ऐतिहासिक पल होने वाला है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप अपनी तरफ से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रिएक्शंस का, तो आप रिएक्शंस में जाके आप विनीत सक्सेना जी को रिएक्शन दे सकते हैं। मैं बात भी करता रहूंगा और आप रिएक्शन दे दीजिए। आप उनको रिएक्शन में देखिए कई सारी चीजें रहती हैं। रिएक्शन में आप उनको दिल से बधाई दे सकते हैं, आप उनको फूलों का एक बुक्का, ये कुछ कुछ उस टाइप का कुछ है, ब्लास्टर टाइप का, वो आप कर सकते हैं। उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनको थम्स अप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो वो ऑप्शन आपके पास में है, तो आप कीजिए। अगले 2-3 मिनट का ऑप्शन आपके पास में रहेगा, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और उसी दौरान मैं अपनी बातचीत आपके सामने रखता हूं। चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पहली बार में जुड़े हों, आरसीएम बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। हालांकि बड़े बड़े लीडर्स ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। पिताजी ने सभी को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था, जहां पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपए थी। 1 साल नौकरी करते करते एक चीज मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी,
अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, क्या बिजनेस किया जाए। बस मैंने इतना सा डिसीजन लिया कि गांव से मैं शहर में चला गया अपने मामा जी के पास में, और वहां जाके मैंने केबल टीवी का एक बिजनेस स्टार्ट किया। केबल टीवी ऑपरेटर के रूप में मैंने काम करना स्टार्ट किया। कुछ करने की तमन्ना थी, बहुत मेहनत किया, परिणाम भी अच्छे मिले, पैसा भी मिलने लग गया, लेकिन एक संतुष्टि नहीं थी, सेटिस्फिकेशन नहीं था। उस बिजनेस में 2-3 चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक तो ये कि वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं था बिल्कुल भी, दिन रात काम करना पड़ता था। दूसरी, वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से कम बुलाते थे और मुझे केबल वाला ये कह के बहुत ज्यादा बुलाते थे। और दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि वो काम कुछ भी करे, लेकिन उसको उसके नाम के साथ में, सम्मान के साथ में बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। तो उसके भाव भी यही है कि आदमी अपने नाम का भूखा है, और जब लोग उसके नाम को नहीं बुलाते हैं तो, और हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ ना उपनाम निकाल दिए जाते हैं और कई नाम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हमें, तो उसको लेके बहुत गुस्सा हो जाता है, बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं। तो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग मुझे केबल वाला इस नाम से मुझे बुलाते थे। और वहां पे पैसा था लेकिन मान सम्मान नहीं था, टाइम फ्रीडम नहीं थी, तो घूमने फिरने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी, एक रूटीन सी एक लाइफ थी। तो मैं चाहता था कि मुझे टाइम फ्रीडम मिले, पैसा भी मिले, लेकिन टाइम फ्रीडम और एक मान सम्मान के साथ में वो सब मिले। और मैं एक होम मीटिंग में मुझे बुलाया गया, जिस प्रकार आज आपको जूम मीटिंग में बुलाया गया है, कुछ लोग यूट्यूब से आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो छोटी सी मीटिंग थी वो, ज्यादा लोग उसमें नहीं थे। उस मीटिंग में पहली बार मुझे RCM ये 3 शब्द मालूम चले, और RCM का मतलब पहली बार मालूम चला, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और पहली मीटिंग थी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, बहुत सीरियस भी नहीं था मैं, हालांकि मैंने ज्वाइन कर लिया था अपने दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए। 3 महीने तक मैंने कोई खास काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मैंने एक बड़ा प्रोग्राम देखा, जैसे आज के प्रोग्राम को भी हम बड़ा प्रोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अचीवर्स हैं यहाँ पे, मतलब 50 के लगभग टेक्निकल अचीवर्स हैं, जो एक बड़ा मुकाम होता है RCM बिजनेस में। एक डायरेक्ट सेलर का सपना होता है कि मैं टेक्निकल अचीवर पे जाऊंगा, फाइनेंशियल फ्री बनूंगा। तो 50 अचीवर्स हैं और इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी ही एक बड़ी मीटिंग में मैं गया, और वहां पे जब मैंने लोगों को अपनी इनकम के बारे में बताते हुए देखा, पहली बार मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और ऐसी ही एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये मानता हूँ कि जो बड़ी मीटिंग्स रहती हैं वो लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनती हैं, लोग बड़ा डिसीजन लेते हैं वहां पे बैठ के। और मैंने भी, आप तो अपने घर पे बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स हैं, लेकिन मैं हॉल में बैठा हुआ था। हॉल में बैठ के मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस करना है, और उस दिन के बाद मैंने गंभीरता से ये बिजनेस किया। बहुत संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं तो, चूंकि RCM एक बिजनेस है, और बिजनेस है तो उतार चढ़ाव होंगे। नौकरी में और बिजनेस में बेसिक अंतर यही रहता है कि नौकरी रहती है तो, स्पेशली आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको ये तय है कि भाई 55 साल 58 साल तक आपको नौकरी करते रहना है, और आपको पैसा, एक फिक्स पैसा आपको मिलता रहेगा। लेकिन बिजनेस में फिक्स जैसी चीज नहीं रहती है, उतार चढ़ाव रहते हैं, अप डाउन रहते हैं, थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, और वही बिजनेस की खासियत है। सो RCM भी एक बिजनेस है, तो यहाँ पे भी उतार चढ़ाव मेरे साथ में रहे। कई बार बहुत अच्छा हुआ, कई बार अच्छा नहीं भी हुआ, कई बार बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो कई बार जिन लोगों के साथ में 2-2 साल तक मेहनत किया था वो लोग छोड़ के बिजनेस को भी चले गए। तो ये पार्ट है इस बिजनेस का, तो ये मेरे साथ में भी रहा। और जिस प्रकार आज आप जिन लेवलों पे हैं, चाहे वो 10% का लेवल है या वो 12% का लेवल है, तो इन्हीं लेवलों से ऊपर होते होते एक दिन मैं रॉयल्टी अचीवर बना। और जब रॉयल्टी की ट्रॉफी मुझे मिली तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली उस ट्रॉफी से। फिर मैं टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचा, फिर मैं इमराल्ड बना, फिर मैं स्टार इमराल्ड बना। नहीं, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड एक्चुअली हमारे जमाने में होते नहीं थे, बाद में ये पिन इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन हाँ, कुछ अलग तरह के लेवल्स होते थे, अलग तरह का रिकॉग्निशन रहता था हमारे जमाने में। कंपनी के जो बड़े प्रोग्राम होते थे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होते थे, उसमें टॉप 20 लोगों की एक लिस्ट आती थी जिनको ज्यादा पैसा आता है, तो उनको उस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाता था। और ऐसे चलते चलते डायमंड का एक लेवल मुझे मिल गया है, और बहुत खूबसूरत लेवल है एक्चुअली ये। बहुत यहाँ पे
न केवल मात्र बहुत अच्छा पैसा है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छी मस्ती है। और आप जब इस लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो वहां पे पहुंचते पहुंचते आपका एटीट्यूड एक ऐसा बन जाएगा कि आप जिंदगी में हर हाल में आप खुश रहना सीख जाएंगे। बहुत मस्ती करेंगे, छोटी छोटी चीजों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कुछ आपको मिल गया। और मैं हर दिन, मेरे पास में ऐसे मौके रहते हैं कि जब मैं लाइफ को सेलिब्रेट करूं, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहूं, उन लोगों के प्रति धन्यवाद अदा करूं जिन्होंने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। तो यहाँ पे पैसे के साथ में जो आप बन जाएंगे इस यात्रा में चलते चलते, वो अपने आप में अद्भुत है। और मैं तो अभी पर्सनली इन दिनों, वैसे मैं छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से हमने एक नए घर में शिफ्ट किया है। और मैं ही नहीं, पूरी परिवार के लोग इस नए घर को लेके बहुत उत्साहित थे पहले से ही। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और एक्साइटमेंट इस चीज का नहीं है कि ये एक बहुत खुला डुला, एक बहुत लग्जरी लाइफ वाला, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न घर है। इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते चलते चलते मैंने इसको अचीव किया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे और वो सैकड़ों, हजारों, लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे जो इस प्रकार के घरों में रहेंगे, इस प्रकार की लाइफस्टाइल को अचीव करेंगे। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा रोमांचित करती है कि इस प्रकार की लाइफस्टाइल आने वाले समय में आरसीएम के डायरेक्ट सेलर को मिलने वाली है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि शायद सब लोगों को ये लाइफस्टाइल और ये इनकम और ये लेवल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो शायद कंसिस्टेंसी के साथ में काम नहीं कर पाएंगे, लगातार शायद वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने एक प्रेजेंटेशन भी आपके साथ में वैसे ही कुछ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थोड़े से डाटा शेयर करना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे साथियों ने मेरे बारे में बातचीत किया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूं, और वो जुड़ने की वजह भी थी कि 2011-12 में जब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत टफ टाइम से गुजरी और आरसीएम बिजनेस ने भी एक परीक्षा दी, और हम लोग सोने की तरह तबके, हम लोग कुंदन के रूप में जब बाहर निकल के आए। और मैं बहुत सारे साथियों को जब स्क्रीन पे उनके चेहरे देखता हूं, उनके नाम देखता हूं, तो मैं उनको याद करता हूं कि हम सब लोगों ने संघर्ष किया। और मेरे संघर्ष के जो साथी रहे, उसमें राधे श्याम जी की हम बातचीत करें, मनोज बजाज की, राहुल कामले जी की, जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी पिनें शायद इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष किया था, संघर्ष में हम साथ रहे। स्पेशली मैं इस मौके पे जनायरन जी कुकना और महावीर सारन जी को विशेष रूप से मैं उनको कोट करना चाहता हूँ। वो आज दोनों आरसीएम बिजनेस के कोर टीम का हिस्सा है, लेकिन उस समय वो कोर टीम का हिस्सा नहीं थे। उस समय उतना बड़ा लेवल भी नहीं था, मैं 2011 की बातचीत करूं, लेकिन उन्होंने लेवल का ध्यान नहीं रखा। जिस जिम्मेवारी के साथ में वो डटे रहे जयपुर के उद्योग मैदान में, और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। लेकिन राधेश्याम जी भी बहुत एक्टिव थे, पूरा धरने के टाइम पे रहे, बहुत सारी यादें हमारे साथ में हैं। स्पेशली मैं जनायरन जी को, महावीर सारन जी को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं कि उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे रही वो लाजवाब थी, वो अतुलनीय थी, और उसकी वजह से ही आरसीएम बिजनेस द्वारा स्टार्ट हो पाया और एक अच्छा माहौल बन पाया। तो उस समय मेरे दिमाग में एक चीज समझ में आ गई थी, बिल्कुल क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट कि अगर हमें आरसीएम बिजनेस को बचाना है तो हमें इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा, इंडस्ट्री के लिए काम करना पड़ेगा। वो 2 लाइनें बहुत अच्छी मुझे लगती हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का है, पहले तो ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। तो अगर घर बचाना है तो पहले इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक जहन में, अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज आ गई थी। और जब आपके दिमाग में कुछ करने की इच्छा रहती है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, आपको मौके मिलते रहते हैं कुछ अच्छा सर्व करने के लिए। और उसी समय चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, वर्ल्ड फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑलरेडी, एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो एफडीएसए ने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक विंग तैयार किया, उसको बोलते हैं डीएसडीडब्ल्यूए, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। तो डीएसडीडब्ल्यूए को जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय मेरे पास में ये प्रपोजल आया कि डीएसडीडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट का हम बनाना चाह रहे हैं, और आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति हमें इसलिए कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि आपने एक आंदोलन को लीड किया है और आप
के पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्ट सेलर हैं, तो आप इस आंदोलन, आप इस एसोसिएशन का हिस्सा बनिए। तो मैंने विनम्रता के साथ में पहले तो मना किया कि अभी कंपनी स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे इश्यूज हैं नेटवर्क में, बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं एज ए डायरेक्ट सेलर काम करता हूं तो मेरे पास में उतना समय नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके बार बार अनुरोध के बाद में मैंने फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का मुझे मौका मिला उस एसोसिएशन के साथ में। और उस एसोसिएशन में रह के मैंने बहुत सारे काम किए। हमने उस समय, मुझे अच्छे से याद है, हमने आरटीआई लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक हमारे देश में एक ऐसा अधिकार है कि आप सरकार के पास में जाके पूछ सकते हैं कुछ भी और सरकार बाध्य है जवाब देने के लिए। तो हमने आरटीआई लगाई कि डायरेक्ट सेलिंग जो एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है, ये मॉड्यूल सही है गलत है। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि हमारा कोई माई बाप नहीं था, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी कि भाई ये मिनिस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग को देखती है, तो कोई भी हमें स्वीकार, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अनाथ बच्चे की तरह थे, हमारा कोई माँ बाप नहीं था उस समय। तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया। कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि आप जो है कॉमर्स के पास में जाइए, कॉमर्स ने कहा कि आप जो है आरबीआई के पास में जाइए, रिजर्व बैंक इंडिया के पास में जाइए, आप सेबी में जाइए। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग पीएमओ में हमने आरटीआई लगाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में गए हम लोग, और पीएमओ ने ये कहा कि भाई एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बने और वो देखे कि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है ये सही है गलत है और इसको कैसे गवर्न करना चाहिए। तो वहां से चलते चलते हमें ये मालूम चला, ये तय हुआ कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है इस काम को देखेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे है तो कंज्यूमर है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो उसके बाद में हमने बहुत सारी मीटिंगें की और एक मीटिंग की हम लोगों ने 24 अगस्त 2016 को। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी 24 अगस्त 2016 की। वो मीटिंग थी माननीय मंत्री कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे उसमें रामविलास पासवान जी के साथ में। और उस मीटिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आइडेंटिटीज को बुलाया गया, कंपनीज को बुलाया गया, लिमिटेड लोगों की मीटिंग थी, मिनिस्ट्री में ही वो मीटिंग थी। उसमें टीसी छावड़ा जी को आमंत्रित किया गया एज ए इंडस्ट्री लीडर, और उसमें एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए एसोसिएशन मेंबर, मैं डीएसडीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट था तो मुझे भी मौका मिला उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो वो एक बहुत ऐतिहासिक मीटिंग रही, उसके फोटोग्राफ भी कई बार मैं शेयर करता हूँ। तो उस मीटिंग के बाद में, तुरंत बाद में, यानी ये मीटिंग थी 24 अगस्त 2016 को, और 9 सितंबर 2016 को, लगभग 15 दिन के बाद में, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की, जिसको हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग मॉडल गाइडलाइंस 2016 के नाम से हम सब लोग जानते हैं। और जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स चालू किया 1 जनवरी 2019 को, तो मेरा उसमें मकसद ये था कि जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है उन लोगों को हम लोग इस मंच पे लेके आएंगे। और हमारा जो 25वां एपिसोड था चैट विद सुरेंद्र वत्स का, सिल्वर जुबली, तो वो एक विशेष एपिसोड था। तो उसमें हमने जाकिर हुसैन साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए, हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं और हम आपका जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन कैसे बनी, आपके शब्दों के माध्यम से जानना चाहते हैं। वो एक बहुत अच्छा एपिसोड है, अगर आपने नहीं देखा तो यकीनन आपको देखना चाहिए, आपका विश्वास उससे और ज्यादा बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। और उस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है उसके लिंक डाले हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी के, तो वो लिंक में आप जाके गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं तो आपको उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो उनसे हमने सीखा, जाना डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बारे में। और जो हमारा 50वां एपिसोड था डायरेक्ट सेलिंग का, तो उस 50वें एपिसोड में हमने जब गाइडलाइन बनी तो उस समय सेक्रेटरी थे हेम कुमार पांडे जी। और सेक्रेटरी जो है ना एक बहुत बड़ा पद होता है। सेक्रेटरी न केवल मात्र एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, तो वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को रन करता है। और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री एक जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो उस समय सेक्रेटरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो 50वें एपिसोड में हमने हेम पांडे सर को बुलाया और हेम पांडे सर के माध्यम से हमने ये पूछा कि सर गाइडलाइन तो आ गई, लेकिन हम कानून बनाना चाहते हैं, कानून की डिमांड करते हैं। और उस एपिसोड का जो
थंबनेल आप देखेंगे तो थंबनेल यही है कि डायरेक्ट सेलिंग पे कानून कब बनेगा। तो ये सीधा प्रश्न मैंने उनसे किया और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो जवाब क्या दिया था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको वो एपिसोड देखना चाहिए और आपको निश्चित रूप से एक अलग तरह का इनपुट आपको वहां से मिलने वाला है। तो बहुत संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं, चूंकि मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग के साथ में मैं जुड़ा रहा और नेशनली इंटरनेशनल लोगों से मैं जुड़ा रहा, फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स बनी, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं आज भी, उसके साथ में मैं जुड़ा रहता हूं। तो मेरे पास में कुछ डाटाज हैं, डाटाज पे मैं काम करता हूं। तो एक डाटा मैं शेयर करना चाहता हूं आपके सामने। ये डाटाज हैं WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2019 के डाटा। उन डाटाज के अनुसार उसमें एक तो चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी हमें नहीं देखती उन डाटाज में, और एक चीज बहुत अच्छी है जो हमें बहुत एक्साइटेड करती है। तो जो अच्छी चीज नहीं है वो ये है, उन डाटाज के अनुसार 2019 के जो डाटा हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर था, दुनिया में जो टर्नओवर था, वो 1,80,000 मिलियन डॉलर का था। पूरी दुनिया का टर्नओवर 2019 में 1,80,000 मिलियन डॉलर में से सबसे ज्यादा जो कारोबार किया था वो अमेरिका ने किया था 35,000 मिलियन डॉलर का, और हिंदुस्तान ने 2019 में सिर्फ 2,477 मिलियन डॉलर का कारोबार किया था। जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले टीसी छाबड़ा जी का एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, उसमें टीसी छाबड़ा जी बता रहे थे कि दुनिया में हमारा स्थान 22वें नंबर पे माना जाता है। तो यानी हमारी गणना पॉपुलेशन के अनुसार हम लोग दुनिया में दूसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो हम 22वें स्थान पे आते हैं। तो हमारा स्थान बहुत नीचे की तरफ है। तो ये तो है एक पहलू जिससे हमें लगता है कि यार हम इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाए। नहीं कर पाने के बहुत सारे कारण रहे, लेकिन अच्छी बात क्या है, जब उन डाटाज में आप जाएंगे, वेबसाइट पे आप जाइए, आप WFDSA.org पे आपको डाटा मिलेंगे पूरे के पूरे। तो उसमें CAGR दिया है 3 साल का। CAGR को बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि किस देश ने पिछले 3 सालों में किस स्पीड के साथ में ग्रो किया है, या कौन सा देश माइनस हुआ है तो किस स्पीड के साथ में माइनस हुआ है। तो जब हम CAGR देखते हैं 3 सालों का, तो हम ये पाते हैं अमेरिका जिसने 35,000 मिलियन डॉलर का कारोबार किया था, उसका CAGR माइनस में था, बहुत कम माइनस है, 0.3%, यानी बहुत कम है। और इंडिया का जब हम CAGR देखते हैं तो हमारा सीना जो है वो 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि इंडिया का जो CAGR था वो था 16.3% का। और जो दुनिया में हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, एक आध देश का 17-18% है, तो बहुत छोटे देश हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट हाईएस्ट इसलिए बन पाया क्योंकि 2016 में जो गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन के बाद में पूरी इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद जगी, कंपनियों ने खुल के काम करना स्टार्ट किया। जो जागरूक डायरेक्ट सेलर हैं, उन्होंने जब गाइडलाइन को देखा तो उन्होंने बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे कंपनियों को करना स्टार्ट किया। और RCM बिजनेस का अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं, CAGR देखते हैं पिछले 3 साल का, वो 16.3% से कहीं ज्यादा है। तो उसके बाद में बहुत तेजी के साथ में काम करना स्टार्ट हुआ। तो मैंने थोड़ा सा एक आगे बढ़ के काम किया। ये तो वर्ल्ड फेडरेशन के डायरेक्ट सेलिंग के डाटा थे 2019 के, तो मैंने उस पर थोड़ा सा और ज्यादा काम किया। वो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ में शेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, और आपने चूंकि कॉपी पेन निकाला हुआ है तो मैं चाहता हूं कि उस पर आप लिखने के लिए कुछ मैं आपके लिए बोलूं, तो इसलिए भी मैं बोल रहा हूं आपको, ताकि आप लिखें और उसको कोट करें। वो एक बहुत अच्छी चीज है, लोगों को आमंत्रित करेगी बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो मैंने क्या किया सर, मैंने ये मान लिया कि 2019 में जो टर्नओवर था, उस टर्नओवर में अगर CAGR को जोड़ दें हर देश के अनुसार, तो आने वाले 2020 में क्या होगा, 25 में कौन देश कहां पे खड़ा होगा, 30 में 2030 में क्या होगा। तो ऐसे में जब उसको कर रहा था रिसर्च, उस पे थोड़ा सा उसमें एक्सेल में उस पे काम कर रहा था, तो 2037 आते आते मैंने ये पाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में कारोबार करने वाला कोई देश होगा तो वो हम सबका प्यारा हिंदुस्तान होगा। यानी 2037 में हम दुनिया पे राज करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। ये मैं उस आधार पे कह रहा हूं जो डाटा हमारे पास में आया है। और मुझे ये भी मालूम है, शायद हम इससे पहले इसको इसलिए अचीव कर जाएंगे
क्योंकि हमारे देश में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। हम दुनिया की सबसे यंग जनरेशन है, मतलब सबसे ज्यादा यंग लोग हमारे देश में रहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत आइडियल सिचुएशन है। हिंदुस्तान दुनिया का मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री है, यानी हम रिश्ते नातों को जिस प्रकार से निभाते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं निभाते। दुनिया में तो ऐसे देश है जहां पे पति पत्नी के तलाक बड़े जल्दी हो जाते हैं और हम लोग साथ साथ पीढ़ियों की रिश्तेदारियां निभाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल सिचुएशन है। हमारे देश में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 54% से ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत फेवरेबल चीज है। तो ये कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि 2037 से पहले ही हम लोग शायद दुनिया को लीड करने लग जाएंगे, दुनिया को राज हम लोग करने लग जाएंगे। तो और इसमें जब 2037 में दुनिया में हम लोग नंबर 1 होंगे तो निसंदेह रूप से उसको लीड आरसीएम बिजनेस करेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस पे जिस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे पास में है, ऐसा प्रोडक्ट ईमानदारी के साथ में मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इस भावना से ऊपर उठ के कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं आरसीएम बिजनेस को चूंकि करीबी से जानता हूं, आपसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैंने जाना है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को मैंने अध्ययन किया है, प्रोडक्ट को नजदीक से देखा है, क्योंकि एसोसिएशन में जो कंपनियां आती हैं उनकी स्क्रूटनी करनी होती है। मैं स्क्रूटनी कंपनी का मेंबर हूं। कंपनियों की स्क्रूटनी कमेटी को हम लोग जब चेक करते हैं, तो जब जब मैंने चेक किया किसी कंपनी को, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए अब बढ़ गया कि यार हम तो बहुत बढ़िया है, हमारे तो मुकाबले में कोई नहीं है। लोग किस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं, क्या लोगों के मतलब कंपनसेशन प्लान जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमारे जैसे आदमी की समझ में नहीं आता, तो एक आम आदमी क्या समझेगा और क्या आगे समझाएगा। हमारा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान इतना इजी है, राहुल कामले जी ने जिस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, वो गांव का एक अनपढ़ आदमी भी उसको देखेगा तो उसकी समझ में आने वाली चीज है कहीं ना कहीं। तो जब 2037 में हम लोग दुनिया के ऊपर में झंडा हम लोग गाड़ेंगे, तो उसमें आरसीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्थान होने वाला है। उस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उस प्रकार की मैनेजमेंट हमारे पास में है, उस प्रकार की इनोवेशन हमारे पास में है, यूनिक एजुकेशन जैसा एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है, हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास में है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन करेंगे वही लोग जो डटे रहेंगे, जो टिके रहेंगे, जो अपनी गाड़ी नहीं बदलेंगे, वही लोग बड़ा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2037 तक आप टिके रहें। बस एक जिम्मेवारी आप उठा रही है कि आप टिके रहेंगे बस। तो अगर टिके रहे ना सर, तो भी आप स्टार रूबी ऊबी पे तो पहुंच ही जाएंगे। अगर मैं डायमंड में थोड़ा सा मान लूं कि यार आप धीरे धीरे ही चल रहे हैं, बिल्कुल कछुए की स्पीड से ही चल रहे हैं, और आपने एक ही चीज आज की मीटिंग से समझ के आ गई, यार मैंने टिके रहना। टिके रहने का मतलब ये है कि हर महीने कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करना है। 6 महीने के बाद जो फ्री प्रोडक्ट मिलना है उसको तो मैंने लेना ही लेना है। तो एक तो टिके रहने के लिए आप ये काम करेंगे, और दूसरा, जब भी आपको कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कुछ भी आता है, घर में आता है, पूछता है, आपने डिस्प्ले वॉल चूंकि रखा हुआ है घर में, क्योंकि आप टिके रहे हैं। टिके रहने का मतलब ये भी तो है ना कि घर में प्रोडक्ट है आपके पास में, तो जो भी आता है उसको प्रोडक्ट दे देते हैं, जो बिजनेस के बारे में पूछता है उसको बता देते हैं, और उसको वो ज्वाइन होना चाहता है तो उसको अब ज्वाइन करवा देते हैं। बस इतना सा आप काम करते रहते हैं। शादी विवाह में जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या काम करते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे काम में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अब नहीं बता सकता। अब तो शादी में आए हैं, लड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, अगर मेरे से बातचीत करनी तो ये मेरा कार्ड है, मेरा नंबर है, बाद में बातचीत करना बता दूंगा, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप थोड़ी थोड़ी प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये छोटे मोटे काम आप कर रहे हैं, लेकिन टिके रहे हैं तो स्टार रूबी तक तो आप पहुंच ही जाएंगे सर, ये आप मान के चलिएगा। राइट? तो अब मैं प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा, हालांकि टाइम मैंने बहुत सारा ले लिया है, फिर भी मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था आज की मीटिंग के लिए, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और प्रेजेंटेशन आपको इसी दिशा में हेल्प करेगा कि जब भी आपको लगे कि भाई आपके सामने थोड़ा इश्यूज हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, आप टिके रहें, तो उस दिशा में आपको हेल्प करने के लिए 2037 तक आपने चलते जाना है, उसमें भी हेल्प करेगा। और उसके अलावा जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है हाउ टू, 2 हिस्से हैं इसके। एक तो पहला हिस्सा ये है कि जो हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं
उन समस्याओं को हम लोग किस प्रकार से देखें, किस नजरिए से देखें, और फिर उन समस्याओं से हम लोग किस प्रकार से बाहर आएं। तो इस टॉपिक को मैंने इस रूप में देखा है कि जब आपको लगे कि आप आरसीएम बिजनेस से थक गए हैं, ऊब गए हैं, चल नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम आपके सामने आ गई हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए हैं, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, और बीच में ये पेंडेमिक भी आ गया है, कोरोना भी आ गया है। अब ये सारी चीजों को आप कैसे बाहर निकलें, तो उसको मैं कुछ पॉइंट्स के रूप में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है, एवरीवन हैव देयर प्रॉब्लम्स। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास में समस्याएं नहीं है। हमें लगता है यार मेरे सामने बड़ी समस्या है, और अब तो बड़ी समस्या यही है कि यार आज मैंने 20 लोगों को आज की मीटिंग में बुलाया था, जूम में तो दिखाई नहीं दे रहे, और मुझे यकीन है कि वो यूट्यूब पे भी निकम्मे आए नहीं होंगे जब जूम मीटिंग में नहीं आए। तो आपकी जो ये समस्या है आप मौजूदा समय की, तो आप इस समस्या से ज्यादा परेशान मत होइए। सर आपने तो 20 को बुलाया था, किन्हीं ने 50 को बुलाया था, उनमें से 5 नहीं आए। तो कुछ लोगों की समस्या आपसे और ज्यादा बड़ी है। कुछ ने 100 को बुलाया था, पूरी जान लगा रखी थी, लोग नहीं आए। और हर आदमी के पास में उसके लेवल की समस्याएं रहती हैं। एक्चुअली जब हमारा छोटा लेवल है समस्याएं छोटी हैं, बड़े लेवल पे बड़ी समस्याएं हैं, उससे बड़े लेवल पे बड़ी समस्याएं हैं। राधे श्याम जी सुतार के पास में आज एक बहुत बड़ा लेवल है, बड़ा रुतबा है, लेकिन उनके सामने भी समस्याएं तो हैं, लेकिन वो उन समस्याओं को समस्याएं न माने वो एक अलग बात है, लेकिन समस्याएं तो हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में और बड़ी समस्याएं होंगी। हर व्यक्ति उनसे सवाल पूछ रहा है, हर व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में शायद और बड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि दुनिया उनको एक सॉल्यूशन के रूप में देखती है। तो ये मान के चलिए, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए ना सर, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये मान के चलिए कि हर दुनिया में हर आदमी के पास में समस्याएं हैं, राइट। ये अमिताभ बच्चन साहब जब हमारे प्रोग्राम में आए थे ना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताया था, और राधे श्याम जी के पास में तो कलेक्शन रहता है बहुत अच्छा वीडियोस का, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढ लेते हैं। तो निश्चित रूप से वो वीडियो राधे श्याम जी के पास में होगी। जब बॉम्बे में अमिताभ बच्चन जी आए थे हमारे प्रोग्राम में, पिलर अवार्ड उन्होंने दिए थे कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि एक बार जब मैं बहुत थोड़ा सा काम धंधे में परेशान रहता था, शूटिंग पे लेट से लौटता था, घर पे जाता था, पिताजी दरवाजा खोलते थे, तो मैं पिताजी को बोलता था कि पिताजी जीवन में संघर्ष बहुत है। तो पिताजी ये कहते थे कि हाँ बेटा संघर्ष है, और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। यानी जिंदगी जब तक है तब तक आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष मतलब प्रॉब्लम तो आपके पास में रहेंगी, तो आप परेशान मत होइए संघर्षों से, इनका प्रॉब्लम्स का, संघर्षों को आपके जीवन का ये हिस्सा है। और हकीकत बात यह है कि हमारी जिंदगी है ना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसमें संघर्ष है। आप मेरे को इसलिए सुन रहे हैं कि मेरी जिंदगी में संघर्ष है। घर में बच्चे मेरा रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैं संघर्षों से निकल के आया। तो कभी भी संघर्षों से, प्रॉब्लम से आप परेशान मत होइएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज ए डेडलाइन। हर समस्या की एक अंतिम तिथि निर्धारित है। जिस प्रकार से टेलीफोन बिल की एक डेट होती है ना, फाइनल डेट, भाई उस समय तक भरना है, तो ऐसे ही समस्या की भी डेट है। रात कितनी भी अंधियारी क्यों न हो, कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट है। सुबह सूरज को तो निकलना है। वो अलग बात है कि कभी सूरज सुबह 5 बजे निकलता है तो कभी सूरज सुबह 7 बजे भी निकलता है, वो तो थोड़ा अंतर हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो जल्दी निकल जाता है, और जब वो दक्षिणायन में चला जाता है तो देर से निकलता है, बस वही उतना फर्क है बस। तो हर समस्या की अपनी एक डेडलाइन रहती है। तो आप भी परेशान है, आज कोरोना है, समस्या है, लेकिन इसकी एक डेडलाइन है। हमें नहीं मालूम डेडलाइन कब है, वो एक अलग बात है। लॉकडाउन कब खुलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन डेडलाइन है। तो आप परेशान मत होइए जिंदगी में कभी भी। एवरी प्रॉब्लम कम विद एन अपॉर्चुनिटी। हर समस्या है ना एक समाधान के साथ में, मैं नहीं कहूंगा एक अवसर के साथ में आती है। ये कोरोना आया एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आया मेरे लिए। तो मैं आजकल इतनी किताबें पढ़ता हूं, और मैं तो भगवान का
परेशान थोड़ा इस चीज के लिए हूं कि पेंडेमिक की वजह से कुछ लोगों की जिंदगियां चली गई। अच्छे लोग, हमारे क्लोज लोग जिनको हम लोग जानते थे, चाहते थे कि और ज्यादा इस दुनिया में रहें, वो चले गए। मुश्किल समय है, लेकिन इस मुश्किल समय में देखिए, आप इस मुश्किल समय को याद करते रहेंगे, जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ उसी चीज को याद रखेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, तो कुछ आने जाना है नहीं सर। अपॉर्चुनिटी क्या है, उस अपॉर्चुनिटी को देखना है। अपॉर्चुनिटी ये है, हम घर में बैठे हैं, घर में बैठ के एक दिन में हम ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आज इस मीटिंग में अगर 1,500 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। तो ये पेंडेमिक नहीं होता तो कहां ऐसा होता। राहुल कामले जी मुझे बॉम्बे बुलाते तो बॉम्बे के लोगों से ही तो बात कर पाता, बॉम्बे के भी सारे लोग नहीं आ पाते। मनोज बजाज जी मुझे कहते सर गंगानगर आइए, या विनीत सक्सेना जी कहते जी अब मैं पुणे में हूं तो पुणे में आप आ जाइए, तो वहीं के तो लोग आते हैं आसपास के, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं आ पाता। तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं जहां आपके पास में बातचीत कर रहा हूं, तो ये मेरी स्टडी टेबल है जहां पे मैं बातचीत कर रहा हूं, और इसके जस्ट ऊपर में मेरी लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं और ऐसी बुक्स हैं जिनको मैंने शायद 2-4 पेज ही बड़ी मुश्किल से पढ़े होंगे, तो उनको मैं देख पा रहा हूं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो और ये है ना, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी, आप उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमने हमेशा देखते हैं। तो एक ही पहलू को, एक ही सिक्के को अगर आप देखेंगे, हेड देखेंगे तो टेल नहीं दिखेगा, टेल देखेंगे तो हेड नहीं दिखेंगे, लेकिन वो आपके अंदर में नजरिया होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखने का सर। एवरी प्रॉब्लम्स मेक्स यू बेटर। हर समस्या आपको बेहतर बनाएगी, ये निर्विवाद सत्य है। मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया और मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर आरसीएम बिजनेस को छोड़ दिया। और छोड़ते सिर्फ इतनी बात होती तो बात बन जाती। वो एक दूसरी कंपनी लेके आ गए, LTM, लॉन्ग टाइम मनी, नाम मुझे याद है। बोले जी आरसीएम नहीं, ये लॉन्ग टाइम मनी आई है, ये बहुत अच्छा पैसा कमा के देगी, तो आप इसमें आ जाइए। और टीम में जाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो प्रॉब्लम तो थी, समस्या तो थी, लेकिन उस समस्या में अपॉर्चुनिटी क्या थी वो मैंने देखा। तो मैंने ये पाया कि यार एक फायदा हो गया, अपलाइन के छोड़ने से प्रमोशन तो हो गई। सेना सर साउंड नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है ना। यस सर, कुछ शायद नेटवर्क का इश्यू हुआ सर के यहाँ पर। जी जी। नेटवर्क इशू की वजह से शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बजाज साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सर से बात कर लेता हूँ। बस सबको लगाऊं सर? हाँ आप लगा सकते हो। आगे सर, आगे। आगे ठीक। सर का साउंड साइड कनेक्ट नहीं हो पाया अभी तक। सभी साथी बने रहिए, क्योंकि आज जबरदस्त नॉलेज मिल रही है और दिल तो कर रहा है कि बस यूं ही बैठे रहें। तो बने रहिए सर। टेक्निकल इशू है, आ जाता है। डायरी पेन के साथ वीडियो को ऑन करके अटेंशन पोजीशन में सभी लोग बैठे रहिए सर। डायमंड का साथ बिना परीक्षा के थोड़ी मिलेगा मेरे दोस्तों, तो इसलिए तैयार रहिए सारे लोग। कुछ बड़ा पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 90% परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, 10% प्रतिकूल हो जाती हैं। तो कई बार उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो लीडर होता है वो अपनी जिम्मेदारी का परिचय देता है। और सर हमारे बीच में जल्दी आएंगे, तब तक जितने भी साथी हैं कुछ ना कुछ अपना अनुभव शेयर करते रहें ताकि सब लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। तो जी सर आगे आप बढ़ाइए बातचीत तब तक थोड़ी। आज हमारे बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक जीती जागती मिसाल हैं
और अनुभवों की बात करें तो मुझे लगता है कि वत्स साहब के पास में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अनुभव है और हम सभी लोग उस अनुभव को लेने के लिए आज बिल्कुल तैयार हैं। एक भी साथी लेफ्ट ना करे, डायरी पेन के साथ में बैठे रहें। आज का प्रोग्राम सबसे जानदार, शानदार और ऐतिहासिक होने वाला है। रूपराम जी कंटिन्यू करें, आ रहे हैं वत्स साहब, कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आज पर्सनली अगर मैं मेरी बताऊं तो सर मैं डायरी लेके बैठा हूं। हालांकि आरसी बिजनेस के अंदर आज मैं काफी अच्छे लेवल पे हूं, मेरी अपने खुद की मीटिंग्स रहती हैं, लेकिन फिर भी आज जितने भी पॉइंट्स वत्स साहब ने यहाँ पे बताए हैं बिल्कुल आ चुके हैं वत्स साहब। यस सर, वेलकम सर। बिल्कुल रूपराम सर, आप सही कह रहे थे सर। आगे क्या? यस सर आगे। कि बताई हुई बात कभी याद नहीं रहती और लिखी हुई बात कभी भूलती नहीं है। हम सब लोग डायरी के साथ हैं सर, मैं भी डायरी के साथ हूँ। श्योर 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 श्योर। और आज तो गुरुदेव जिन टॉपिक्स पे बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है बजाज साहब की इस टॉपिक की, इन चीजों की हर किसी को जरूरत है, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए 7 कार्डिनल, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, इन पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ये जो स्टेप आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं मेरे को लगता है बिल्कुल अलग से हैं। और इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए, चाहे वो यूट्यूब पे सुन रहे हो चाहे जूम पे सुन रहे हो, सभी साथियों को इन पे काम करने की, इन पे मंथन करने की जरूरत है। हर समस्या की एक डेडलाइन होती है। कितनी गजब की बात सर ने बताई है। तो सभी साथी जुड़े रहेंगे, सभी साथियों के मुस्कुराते हुए चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका यस सर, वॉइस आप रिवीजन करा सकते हैं, एक बार मैं सर को कनेक्ट करता हूं। यस सर, यस सर। तो रिवीजन की अगर बात करें तो मैंने अभी तक वत्स साहब ने जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे बताए, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हर किसी के साथ समस्या है। जैसे वो कहते हैं ना कि हर किसी को लगता है कि नहीं यार मेरी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन ये फाइनल है कि समस्या हर किसी के साथ रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। अमिताभ बच्चन का उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया। और उन्होंने इसके साथ एक और आगे से ऑडियो और वीडियो दोनों चालू हो गए। यस सर। मैं माफी चाहता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा इशू है सिग्नल को लेके। दिन में भी एक बार इशू आ गया था कुछ। राइट। सो हम लोग बातचीत कर रहे थे सर प्रॉब्लम्स की। और देखिए प्रॉब्लम जब आ गई और प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी रहती है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि रूपराम जी एक्सप्लेन कर रहे थे। कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आई होंगी चीज़ें, तो रूपराम जी ने बहुत अच्छे भाषा से, क्योंकि समटाइम ये रहता है ना कि इमीडिएट अपलाइन की बात हम लोग अच्छे से समझते हैं और वो जानता है कि आप किस भाषा में समझ पाएंगे। तो थैंक यू रूपराम जी। सो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना सर, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, उसमें एक अवसर छुपा होता है। वो अवसर आपको दिखना चाहिए। हर समस्या आपको बेटर बनाएगी। जैसे मैं अपने बारे में आपसे बातचीत कर रहा था और मैंने आपसे शेयर किया कि जब मेरे अपलाइन छोड़ के गए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो ये थी कि मैंने मेरी प्रमोशन हो गई। दूसरा, मैंने है ना जो कुछ भी मैंने सीखा वो इसलिए सीख पाया क्योंकि मेरे अपलाइन जो थे, स्पॉन्सर जो थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे। वो मीटिंग लेते थे, मैं लोगों को मीटिंग में बैठाता था, ये काम था। जब वो नहीं गए, वो चले गए, तो मुझे बोलना मजबूरी हो गया मेरा, तो मैं बोलना सीख गया। उसके बाद में और बड़े अपलाइन चले गए तो और ज्यादा जिम्मेवारी आ गई, और ज्यादा लीडरशिप धीरे धीरे ऐसे ही पैदा हुई। तो कोई भी प्रॉब्लम जब हमारी जिंदगी में आती है ना, वो हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। तो हमेशा ये चीज आपके जहन में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है सर? असेस द अल्टीमेट लॉस एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। ये डेल कार्नेजी की कोटेशन है। जब भी आप कभी भी किसी भी समस्या को लेके परेशान हैं, आपको लगे कि यार क्या करें, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो कहते हैं असेस द अल्टीमेट लॉस। आप ये सोच लीजिए कि बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज, और उस स्टेज से आप समझौता कर लीजिए। तो जब आप किसी भी, मैं देखिए ये जो कोटेशन ना हर जगह तो लागू नहीं होगी, लेकिन जहां पे लागू होगी वहां पे आप लागू करके देखिए। अगर आपसे किसी बंदे ने पैसे उधारे ले लिए और वो पैसे नहीं दे रहा है, और आप बड़े परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं कि यार बंदा 1 लाख रुपए ले गया था बोल के और बिल्कुल टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या कीजिए? असेस द अल्टीमेट लॉस। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपया नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। और बस ये मान लीजिए कि भाई 1 लाख रुपया आपका नहीं आया, तो ऐसा सोचने मात्र से आपको थोड़ा सा
टेंशन रिलीज हो जाएगी। तो इसको कई जगह पे आप जिंदगी में लागू कर सकते हैं जब आप परेशान हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, हाउ टू मैनेज प्रॉब्लम्स। जब समस्याएं आ गई, ये तो हो गया समस्याओं को आपने किस नजरिए से देखना है। अब समस्याएं आ गई हैं तो उन समस्याओं को आपने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली चीज, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द प्रॉब्लम। जो समस्या है उस समस्या को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए। और ये मैं जो बातचीत आपसे कर रहा हूं ना, ये आरसीएम से भी रिलेट करेगी आपके साथ में, और जिंदगी के हर पहलुओं पे आपको रिलेट करेगी। अगर इसको हम लोग आरसीएम से रिलेट करें, और आरसीएम से इस प्रकार से रिलेट करें कि आप जूम मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं और लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने इसको ये नहीं सोचना है कि यार कोई बात नहीं है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, तो भगवान भरोसे नहीं जाना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये प्रॉब्लम है ना, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये एक प्रॉब्लम तो है, इसको प्रॉब्लम मानिए पहले। अगर आप इसको प्रॉब्लम मानेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, तो आप सोल्यूशन की तरफ में जाएंगे। कोरोना है, ये प्रॉब्लम तो है, आपको इसको प्रॉब्लम मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको बिल्कुल लाइट में ले लिया, हल्के में ले लिए, कुछ नहीं, कोरोना फोरोना कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, फालतू का ड्रामा है, तो आपको नुकसान हो जाएगा कहीं। तो आपने जिंदगी में जब प्रॉब्लम आए ना, कोई इश्यूज आ जाता है, तो आपने उसको मानना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, आपको ऐसा लगेगा कि ये विरोधाभास है, ये कंट्रोवर्शियल है। दूसरा पॉइंट कहता है डू नॉट ओवर एस्टिमेट द प्रॉब्लम। तो आपने उसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है। कोरोना का ही करंट एग्जांपल लें तो कोरोना ने आपके अपने दिमाग में नहीं बैठा लेना है यार कोरोना आ गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, ये तो ऐसे तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि ज्यादा लोग है ना मानसिक परेशानी की वजह से एक्सपायर हो रहे हैं। तो कोई भी जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिए। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारा डायरेक्ट सेलर कैसे चीजों को कैसे बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो प्रॉब्लम्स को भी जैसे प्रमोशन करते हैं ना अपलाइन का, तो प्रॉब्लम्स की भी हम प्रमोशन कर लेते हैं, उनको भी बढ़ा चढ़ा के बोलते शुरू करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार भीलवाड़ा में एक मीटिंग थी। जो पुराने साथी हैं, मनोज बजाज जी स्पेशली उसको रिलेट करेंगे इस चीज को, कि पहले बड़ी मीटिंगें हम भीलवाड़ा में ही होती थी, हमारे शहरों में मीटिंगें होती नहीं थी बड़ी मीटिंग। तो हम लोग भीलवाड़ा लोगों को लेके जाते थे और पूरे लोग भीलवाड़ा में आते थे। तो ऐसी एक मीटिंग थी भीलवाड़ा में। तो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में सब आसपास से जो लोग आए थे गाड़ियों से भर भर के आते थे, तो सब लोग चले जाते थे। तो उस दिन मैं मुकेश कोठारी जी के घर पे रुका हुआ था, और रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, और उसी समय कोठारी सर के पास में एक फोन आया, और फोन एक डिस्ट्रीब्यूटर का था, और उन्होंने कहा कि सर एक्सीडेंट हो गया। तो सर बोले चोट वोट तो नहीं ले रहे सर? बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया सर, गाड़ी पलट गई सर, 4 पलटे खाए गाड़ी ने, और ये वो, मतलब उन्होंने इतना बोला। तो हमने उसी समय खाना छोड़ा, और सर बोले कि एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कोटा की तरफ एक रास्ता जा रहा था, कोटा से एक्चुअली एक टीम आई हुई थी, तो वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं और कोठारी सर स्पीड के साथ में गए वहां पे, और जब वहां पे हम लोकेशन पे पहुंचे तो एक्सीडेंट भी था, ये बात सही थी, गाड़ी भी पलटी हुई थी, ये बात भी सही थी, लेकिन चोट किसी को बहुत ज्यादा वाली चोट नहीं थी, छोटी मोटी खरोंच आई हुई थी। तो उन्होंने इस प्रकार से उसको बढ़ा चढ़ा के उसको बताया कि हमें लगा कि यार एक आध आदमी टपक गया है। तो जब हम लोग गए तो अंधेरा था, भयंकर ठंड भी थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी टिपिकल वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आए तो वो सेल्फी लेने लग गए कि सर आप आ गए, चलो बढ़िया हो गया, चलो एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं। तो मतलब कई बार हम लोग प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये आदत है एक्चुअली बढ़ा चढ़ा के हमें चीजों को बताने की और देखने की। तो हमने उस चीज से कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। प्रॉब्लम को आप ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, मत सोचिए उसके बारे में कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। मुझे अच्छे से याद है, हमारे एक साथी थे, वो हर रोज इस टेंशन में रहते थे कि आज 2 बाल मेरे झड़ गए, और इस कैलकुलेशन में रहते थे कि आज 2 बाल झड़े तो 1 महीने में कितने झड़ जाएंगे, 1 साल में कितने झड़ जाएंगे, और 5 साल में तो यार बिल्कुल मैं टकला ही हो जाऊंगा।
तो वो प्रॉब्लम्स को मतलब इतनी डीप में चले जाते हैं कि वो बाहर ही निकलते हैं उससे पहले। तो आप देखिए, आपके पास में प्रॉब्लम आएंगी, एज ए टीम लीडर आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, तो आप उनकी डीप में मत जाइए, उनको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए तो ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिए। तो एक बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा सर। डू नॉट वेट, जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई, इश्यू आ गया ना, तो भगवान भरोसे मत रहिए कि भाई वही आगे ठीक करेगा सारी चीजें। तो आपने उसके ऊपर में वेट नहीं करना है, तुरंत उसी समय जितना जल्दी आप उसके ऊपर में काम करने में लग जाएंगे तो उतनी जल्दी आपकी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। तो बीइंग ए लीडर आपको हमेशा एक्टिव रहना है, एक्शन में रहना है, इंतजार मत कीजिए, समस्या इंतजार करने से खत्म नहीं होगी। डायग्नोज योर प्रॉब्लम। कई बार है ना, प्रॉब्लम का हमें मालूम नहीं होता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जैसे बिजनेस नहीं बढ़ रहा फॉर एग्जांपल, तो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ अपलाइन को ही दोष देते रहेंगे कि यार अपलाइन मीटिंग नहीं करती, अपलाइन प्लानिंग नहीं करती, अपलाइन काउंसलिंग नहीं करती, तो बात बनने वाली नहीं है सर। डाउनलाइन को ही दोष देते रहेंगे, यार सारे निकम्मे नालायक मेरी टीम में आ गए हैं और सेकंड लेग में तो एक ढंग का आदमी नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट समस्या कहां पे। वो एक बड़ा अच्छा एक जोक है एक्चुअली, और उसमें मैसेज बहुत बढ़िया है। तो एक बार एक आदमी बोला कि यार आज तो पता नहीं क्या हुआ, पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी उंगली लगाता हूं वहीं पे दर्द है, मतलब यहां पे लगाऊं तो यहां पे दर्द महसूस होता है, बाजू पे लगाऊं तो बाजू पे दर्द, पैर पे लगाऊं तो पैर पे दर्द महसूस होता है, हर बॉडी, मतलब ऐसा लगा कि यार क्या हो गया मेरी बॉडी में, जैसे पूरा शरीर जो है ना खत्म हो गया मेरा। तो सामने वाला आदमी समझदार था, उसने कहीं ना कहीं देखा हुआ था कि प्रॉब्लम को डायग्नोज करना चाहिए। उसने बोला कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसने उसके इस पे चिक पे हाथ लगाया, बोले दर्द हुआ, बोले नहीं यहाँ, अब यार तुम्हारे लगाने से तो नहीं हुआ, लेकिन मैं लगाता हूँ तो दर्द होता है। हाथ पे लगाया, बोले दर्द हुआ, बोले नहीं यार तुम लगाते हो तो हो ना, मैं लगाता हूँ दर्द हो रहा है। तो मालूम चला कि उस व्यक्ति की उंगली में दर्द था, और वो उंगली जहां पे लगाता तो उसको लगता है कि यार इस पार्ट पे दर्द है। तो हमें भी कई बार ये लगता है कि दर्द जहां पे है, प्रॉब्लम जहां पे है, उसको हम लोग देखते नहीं, और दूसरी चीजों को देख देख के हम लोग ना माहौल को गंदा कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यार सारी दुनिया ही खराब है कहीं ना कहीं। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम को हमें डायग्नोज करना पड़ेगा सर। और डायग्नोज करने के लिए एक ये फार्मूला है IPDE। इसको ड्राइविंग के टाइम पे जो प्रोफेशनल ड्राइविंग कोर्स कोचिंग देते हैं ना, वो लोग इसको सिखाते हैं। तो वो क्या सिखाते हैं ड्राइविंग में कि फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना। और ड्राइविंग के लिए भी एक लेसन है आपके लिए, अगर आपने ऐसे ही गाड़ियों को ठोक ठाक के सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं, तो आपके लिए एक लेसन भी है ये। तो सबसे पहले जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग के टाइम पे सबसे पहले किसी भी व्हीकल को या कोई भी चीज आ रही है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो चीज क्या है, बच्चा है, बुजुर्ग है, साइकिल है, कार है, क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो वो व्हीकल कौन सा है, उसकी स्पीड क्या है, उस स्पीड से हम लोगों को कितना, अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं तो वो प्रेडिक्ट करना पड़ता है, एक जजमेंट लगाना पड़ता है। फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है, ओवरटेक अगर करना है तो भाई ओवरटेक करूं या नहीं करूं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं। और एक बार जब आपने डिसाइड कर दिया है तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आप एक्शन ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। फिर एक एक्शन प्लान डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइड करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये एक सर्कल है IPDE का, इसके अनुसार आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसको सकते हैं। फेस इट, प्रॉब्लम है तो छुपिए मत, भागिए मत, उसका सामना कीजिए, उसको फेस कीजिए। अगर लॉकडाउन लग गया है, घर में ही रहना है, तो लोग आज तक भी जूम पे आना नहीं सीखे हैं, मीटिंग ID बनाना नहीं सीखे हैं, रीनेम करना नहीं सीखे हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा सर, फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो फेस कीजिए अगर कुछ भी इश्यूज आपकी जिंदगी में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा, टेक चार्ट,
टेक चार्ज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। स्पेशली जब हम टीम में काम करते हैं ना, कोई इश्यू आता है तो हम दूसरे के भरोसे रहते हैं कि यार वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। तो बीइंग ए लीडर आप टेक चार्ज, उसकी जिम्मेवारी लीजिए। टीम में निराशा है ना, तो जिम्मेवारी लीजिए कि इस निराशा को मैं दूर करूंगा, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। इंतजार मत कीजिए, बैठे मत रहिए। गिव योर 100% टू गेट आउट ऑफ इट। अपना 100% डाल दीजिए, फिर पूरी एनर्जी लगा दीजिए। वो कुछ भी प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना, ऐसे नहीं बढ़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी सर। आपको बड़ा लेवल लेना है, इस महीने लेना है, एक बेस बनाते बनाते आपने हर महीने बिजनेस को बढ़ाना है, और सितंबर में आपने कमाल करके दिखाना है। तो आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा। आप 10-20% लगा के बड़े परिणाम नहीं ले सकते। हाँ, आप अगर आरसीएम वाली गाड़ी में लटके रहेंगे ना, 2037 तक स्टार रूबी बन जाएंगे, वो बात सही है, लेकिन आपने एग्जाम्पल क्रिएट करना है, आपने समय से पहले चीजों को प्राप्त करना है, तो आपको 100% देना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस में जो लोग आपको कामयाब दिखते हैं ना, जिनकी पिनें दिखती हैं, जिनके आपको कहीं ना कहीं चेक दिखते हैं फेसबुक पे और इन जगहों पे, तो वो 100% देते हैं, तब उनको अचीवमेंट मिलती है। तो आप भी 100% दीजिए। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, 100% दीजिए। कुछ भी इश्यूज है, कोई स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 100% दीजिए। फोकस रहिए उस स्किल को डेवलप करने के लिए, तभी वो आपकी स्किल डेवलप होगी, तभी वो दिखाई देगी कहीं ना कहीं। तो कोई भी इशू है तो उसको 100% आप अपने आप को दीजिए। और ये बिल्कुल एक अगर मैं बातचीत करूं तो मेरा एक ये जीवन मंत्र है, मैंने बहुत बार इस चीज को कोट किया, जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, नेवर एवर क्विट। कभी भी, ये लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन का, नेवर एवर क्विट। कभी भी, किसी भी हाल में भी, कुछ भी हो जाए आपके साथ में, तो आपने सर क्या नहीं करना है, आपने कभी भी छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। क्विट मत कीजिए, छोड़ के मत जाइए। आप अंगद की तरह पैर जमाने की एक योग्यता अपने अंदर पैदा कीजिए। जिस प्रकार अंगद ने क्या किया था, अंगद ने रावण की सभा में जाके पैर जमा लिया था, तो वैसा ही पैर जमा ले बस हम आरसीएम बिजनेस में। कोई हिला नहीं पाए, कोई क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, कोई टांग खींचने वाला, कोई इधर उधर करने वाला, कोई भी हमें जो है ना डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए। वो अगर हमने ये टांग जमा लिया यहाँ पे, एक ही कमिटमेंट। देखिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनकी अभी स्टार्टिंग है, वो 10% पे हैं, 12% के लेवल पे हैं, स्टार्टर उनका इस मंथ का टारगेट हो सकता है। तो आपने बस एक ही चीज समझ में आनी है कि यार छोड़ना नहीं है मैंने, बस कुछ भी हो जाए। आए किस लिए हैं, सपने पूरे करने के लिए आए हैं। तो जब तक सपने पूरे नहीं हो जाते ना सर, तब तक वापस नहीं जाना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उनको आरसीएम में सक्सेस नहीं मिलेगा, उनको लगता है कि यार आरसीएम में कामयाबी नहीं है, ये दूसरे वाली जो कंपनी आई है ना, इसमें बात बनेगी मेरी। राधे श्याम जी अक्सर कहते हैं कि जो आरसीएम में कुछ नहीं कर सकता ना, वो जिंदगी में और दूसरी जगह तो कर ही नहीं सकता। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि आरसीएम में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, अगर एक आदमी 10 रुपए की साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन और S5 ऐसे टाइम पे सेल नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया तो है ना बहुत बड़ी है सर, फिर तो बाकी चीजें तो आपके लिए दिल्ली दूर है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और मेरा इसमें यकीन है, अंदर से बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, कि हम जितने भी लोगों को आरसीएम मिला है ना, ये हमारी बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं बना कि हम बहुत इंटेलिजेंट थे इसलिए हमारी समझ में आ गया। ऊपर वाले की कृपा की वजह से हमें आरसीएम मिला है। हमने पुराने जन्मों में या इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए आरसीएम मिला है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 95% से ज्यादा जो कंपनियां हैं ना, वो गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियां हैं। या तो उनका प्लान ठीक नहीं है, या उनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा महंगे हैं कि वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। तो जब 95% चीजें सही नहीं है,
तो संभावना तो यही थी ना हमारी भी कि हम 95% में जाते। 5% वाले में अगर आ गए हैं तो तभी आ पाए हैं ना जब हमारी किस्मत अच्छी थी, कुछ अच्छे कर्म किए हुए थे, तभी तो अच्छे आए हैं। अगर मुझे 20 साल पहले आरसीएम की बजाय WCM मिल जाता, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिल जाता, तो मैं WCM को ही आरसीएम समझ लेता और उसी को मैं सब कुछ मान लेता और उसी में पागल होके लग जाता। और फिर 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो WCM गायब हो जाती तो मुझे लगता है यार ये तो बड़ी गलत चीज है। तो फिर मैं दूसरी जगह जाता तो दूसरी जगह भी 95% चीजें तो गलत है ना, फिर कहीं ना कहीं और दूसरी गलत चीज पड़ जाती हाथ में। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम आरसीएम में अगर है ना तो ये ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर में। हमें ऊपर वाले के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें आरसीएम जैसी दुनिया की सबसे नायाब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दे दी। हम लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हुए भी अपनी मतलब किस्मत अपने हाथों खराब कर लेते हैं वो, कि वो इतनी अच्छी कंपनी को छोड़ के किसी आकर्षण की वजह से दूसरी जगह चले जाते हैं ये सोच के कि भाई वहां बढ़िया है। एक पुरानी कहावत है हमारे हरियाणा में, कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। पहले ना खिचड़ी बना दी या खिचड़ी में है ना घी डाल के खाते थे, और माता जी ने अगर घी डाला है भाइयों की तो ये लगता था कि यार माँ ने है ना दूसरे की वाली में ज्यादा डाल दिया। तो ये पुरानी कहावत है, दूसरे की थाली में ना घी ज्यादा लगता है जबकि उतना ही होता है, उससे कम होता है समटाइम। तो आप उन आकर्षणों में मत जाइए कि भाई वो बढ़िया है, यहां नहीं हो रहा तो चलो वहां तीर मार लूंगा मैं। तो तीर ऐसे कुछ मारे नहीं जाएंगे सर। जिस प्रकार की यूनिक स्पेशलिटीज आरसीएम बिजनेस में हैं, आपके अप्लायंस के पास में, जो आप तो एक इतनी शानदार टीम का हिस्सा हैं जो हिंदुस्तान की सबसे एजुकेटेड और सबसे तेजी से काम करने वाली टीम है। तो इस प्रकार की ना अप्लाइन मिलेंगी ना इस प्रकार की कंपनी आपको मिलेंगी। तो नेवर एवर क्विट। मैंने बताया ना शुरुआत में, बिजनेस है, उतार चढ़ाव आएंगे, अप डाउन आएंगे। मुझे भी लगता था कि यार नहीं होगा, लेकिन फिर हिम्मत आती थी, फिर चलने लग जाते थे। तो धीरे धीरे चलते चलते स्थितियां जो हैं वो आसान होती चली गई। लास्ट में मैं, चूंकि टॉपिक उस प्रकार का है, तो 2 लाइनों के साथ में मैं अपनी बातचीत खत्म करूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं उन 2 लाइनों को सुनाने से पहले कि आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। बहुत आप प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। बड़े बड़े लीडर्स का मैं बहुत आभारी हूं आप सबका उस प्यार और सम्मान की वजह से। 2 लाइनें ये हैं कि हो के मायूस यो ना आंगन से उखाड़ो पौधे, कि हो के मायूस यूं ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप यहां पे गिरी है तो बारिश भी यहीं पे होगी। धूप यहां पे बरसी है तो बारिश भी यहीं पे होगी। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, उदास मत होइए। चेक आज कम है तो कल ज्यादा भी आएगा। टीम आज अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कल अच्छे से करेगी। टीम आज छोटी है तो कल बड़ी टीम बन भी जाएगी। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम सुतार जी का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया हिंदुस्तान की शानदार टीम के साथ में बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। आज आपने हम सबको अपने ज्ञान और अनुभव के सारे के सारे बारिश से हम सबको सराबोर कर दिया गुरुदेव। और आज के इस इवेंट में बैठा हर शख्स जब पहले घुसा होगा तो मन में तमाम सवाल लेके आया होगा, लेकिन गुरुदेव आज आपके ज्ञान के प्रकाश ने हम सबके मन के अंधकार को दूर कर दिया गुरुदेव। तो बहुत बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया गुरुदेव आज के इस इवेंट के लिए। और हम सब ने जो महत्वपूर्ण बातें जो सीखी हैं, वैसे तो सर एक अपार ज्ञान का भंडार है, लेकिन हम कुछ चीजों को अगर हेडिंग में समझते हैं, जब स्टूडेंट टाइम में होते हैं हम कुछ हेडिंग्स डालते हैं, तो उसमें गुरुदेव सबसे पहले तो आपने आंकड़ों से हम सबका विजन क्लियर कर दिया। और ये हम सबको स्पष्ट हो गया कि हम सारे के सारे यहाँ पे बैठे लोग बेहद ही सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की बेहद कृपा है जो हमें आरसीएम बिजनेस जैसा खूबसूरत सिस्टम मिला है, जिसका भविष्य इतना उज्जवल है कि हम सारे के सारे लोग, सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो नौनिहाल होने वाले हैं। और इसके बाद दूसरा जो आपने बात कही सर
कि समस्या और संघर्ष के ऊपर आपने आज बहुत जबरदस्त हम लोगों को नॉलेज दी कि जीवन है तो संघर्ष है और हर समस्या का समाधान है, बस नजरिया बढ़िया होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। और उसमें भी गुरुदेव आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके लिए बोली कि बार बार सब लोग कहते हैं कि चाहे आप किसी बात पे लड़ लेना, झगड़ लेना, रूठ लेना, मना लेना, पर कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में इस आरसीएम को छोड़ मत देना, तो जीवन आपका बहुत बेहतरीन बनने वाला है। इस बात को आपने सर दिल तक हम लोगों के पहुंचा दिया और हम सारे के सारे साथी लोग यहाँ पर आज ये आपस में एक संकल्प लेते हैं कि अंगद की तरीके से पैर यहाँ पे जमा के रखेंगे और जब तक आरसीएम का स्टार डायमंड लेवल नहीं आ जाता आपके इस मार्गदर्शन में गुरुदेव, तब तक कोई हिलने वाला नहीं होगा। ये आज के इस इवेंट से हम सब ने आपसे सीखा है गुरुदेव और आपसे हम ये सब यहाँ पे कमिटमेंट भी करते हैं। और आपके सम्मान में हम कुछ और बात कहना चाहेंगे गुरुदेव कि आपकी नूरानी छांव में चैन पाने को, आपकी नूरानी छांव में चैन पाने को सारी की सारी दुनिया तमन्नाई है। हमारे सितारे आज सच में बुलंद थे सर, जो आज हम सभी ने आपकी इतनी शानदार सोहबत पाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपकी सोहबत देने के लिए, आपकी एजुकेशन देने के लिए, आपके अनुभवों का लाभ देने के लिए। और निश्चित तौर पे गुरुदेव आपके इस सारे के सारे ज्ञान के और सभी अनुभव के भंडार को हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस आरसीएम बिजनेस में गुरु दक्षिणा के तौर पे हर महीने चुकाते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपके इसी मार्गदर्शन के लिए और आशा है इसी तरीके से आप अपना आशीर्वाद इस WTC टीम पर हमेशा ही बरसाते रहेंगे गुरुदेव। दिल की गहराइयों से सभी टीम के साथियों की तरफ से, सभी सीनियर और हमारे सभी साथियों की तरफ से तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया। और आज आपने हमारे इस जन्मदिन को स्पेशल जो आपकी वाणी से सर एक ऐसी गर्मा दी है गुरुदेव की वो हमारे लिए ना भूलने वाला एक अभूतपूर्व क्षण बन गया है। तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एंड लव यू ऑल। जय आरसीएम। और बहुत जल्द मिलेंगे गुरुदेव आपसे एक और वेबिनार में सर, इसी तरह से शानदार LDP प्रोग्राम है। थैंक यू सर, थैंक यू।